स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से तैयारी करो कि एक नए पॉडकास्ट में। और हमारे साथ बने हुए हैं अभिषेक सर, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो आज हम किस बात पर डिस्कस करने वाले हैं तैयारी करो पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है कि तैयारी करो पॉडकास्ट चैनल पर हम कभी इतिहास के बारे में, कभी वर्तमान की स्थितियों के बारे में, कभी जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में, कभी जीवन की नैतिकता के बारे में, कभी जीवन के सच के बारे में। इसी प्रकार आज हम इतिहास तो क्या कहें, ये मान लीजिए आधुनिक इतिहास की एक घटना पर प्रकाश डालने वाले हैं। और हिस्ट्री बताने के लिए हिस्ट्री के टीचर हमने बुलाए हैं अभिषेक सर। इनसे बेहतर हिस्ट्री तो कौन ही बता पाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभिषेक सर के जस्ट ऊपर एक चित्रण आपके सामने दिख रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, कहते हैं चीन का युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1961 में इनकी डेथ हो गई। 17 साल का अब तक का सबसे बड़ा पीएम का कार्यकाल इन्हीं का है। अब देखते हैं रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं टूटता है। अब इन सब बातों के बाद जो हमारे मन में प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब जानने के चलते हैं अभिषेक सर के साथ। अभिषेक सर, सबसे पहले ऑडियंस की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जुड़ना हमारा काम है। ऑडियंस ऐसे सीखती रहे, बस यही हम चाहते हैं। बस इसीलिए पॉडकास्ट है, ऑडियंस तक कुछ बातें जो भ्रांति बनी हुई है वो क्लियर हो। बिल्कुल, इसलिए मैंने इतिहास का टॉपिक लिया है। सर कुछ बताएं इस पेंटिंग के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। मतलब ये बंदा क्या थे, ये शख्सियत क्या थे? देखिए, हमेशा से एक बात चली आ रही है कि किसी भी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए या किसी पर्सनालिटी का चित्रण बताने के लिए सबसे अधिक योगदान इतिहासकारों का होता है। जी सर। ना तो आप रहे उस समय, ना मैं रहा, और ना ही हमारी ऑडियंस थी। जो भी हमें जानकारी, जो मुझे जानकारी मिली है, वो सारी जानकारी जो है वो हम जहां से भी एकत्रित कर पाए उसी के अनुसार कुछ बातें कहना चाहेंगे। अभी आपने प्रश्न पूछा है, सामने चित्रण है पंडित नेहरू का। मेरे ख्याल से कोई है ऐसा ऑडियंस नहीं होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा। और अगर पूरा भारतीय जनता, पूरे भारत के लोग इनका नाम जानते हैं तो मतलब ये एक शख्सियत रह चुके हैं। इनको लेके कई सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में, लेकिन उन प्रश्नों पे आने से पहले सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि धन्यवाद कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी अपनी वजहें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सही व्यक्ति नहीं थे, कुछ लोगों का मानना है सही व्यक्ति हैं, लेकिन इनके जितने भी कार्यक्रम हैं ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज में से एक है। आप मानिए कि 1929 का समय था। 1928 में इनके पिता, अगर उनका चर्चा करें, उनका नाम मोतीलाल नेहरू। जी सर। तो मोतीलाल नेहरू साहब ने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अर्ध स्वतंत्रता की मांग करी कि हमको वही डोमिनेंट स्टेटस दे दो। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे? हाँ जी, नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, वो इन्होंने नहीं, इनके पिता ने लिखी थी। मोतीलाल नेहरू 1928 में। जब 1928 में इनके पिताजी ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उससे पहली मांग करी कि हमें आधी आजादी दे दो। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठा के बोला कि पिताजी, आधी आजादी से कोई तात्पर्य नहीं बनता। 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ। लाहौर के अधिवेशन के अंदर यह पहला व्यक्ति है जिसने पूर्ण स्वराज की मांग करी। पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस देश को चाहिए ही चाहिए। और आप आज सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी। आप अगर उसके इतिहास को जानेंगे तो पता लगेगा कि 26 जनवरी को आज गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो भी इनकी वजह से। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि हमें जब भी आजादी मिलेगी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वराज दिवस हम मनाएंगे 26 जनवरी को। इसलिए संविधान 26 नवंबर को तैयार हो गया, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी क्या था, स्वराज दिवस था। डेट का कुछ ताकि कनेक्शन बना रखें कि भाई स्वराज दिवस मनाया गया था। और उसके बाद कई सारे इनके बारे में चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन आपने जैसे एक वर्ड बोला कि कई सारी भ्रांतियां बनी है, प्रश्न बने हैं, मैं उन प्रश्नों के माध्यम से इनके बारे में उत्तर देना चाहूंगा। जी सर, इसीलिए तो आपको बुलाया कि आप उन भ्रांतियों को दूर कर सके। बिल्कुल सर, तो आप अपने प्रश्न अब रख सकते हैं अपने सामने। सर, दो शख्सियत, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आपके सामने हैं। इन दो के बारे में कुछ विचार जो आप व्यक्त करना चाहें। देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझना है कि जो ये व्यक्ति है महात्मा गांधी, जिसको हमने राष्ट्रपिता, और आपको ये तो पता होगा राष्ट्रपिता किसने कहा इनको, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। तो इसका मतलब लोगों के बीच में मत बना रहता है कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन दोनों दुश्मनी है। लेकिन अगर आप मान के चलें कि जिस व्यक्ति को आप दुश्मन मानते हैं, उस व्यक्ति ने सिंगापुर के रेडियो में जाके कहा कि अगर मैं पूरे भारत देश को मनाने के लिए सक्षम रह गया, परंतु एक व्यक्ति को नहीं समझा पाया मैं, ठीक है, जो कि मेरी शायद भूल भी हो, गलती भी हो सकती है, और वहीं पे इनको राष्ट्रपिता कहा। तो ये व्यक्ति अपने आप में ही जाना पहचाना व्यक्ति है।
इनके जन्मदिन पे नॉन वायलेंस डे मनाता है दुनिया। यूएन, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी संगठन यूएन, यूएन का एक अंग है जनरल असेंबली, महासभा। महासभा ने घोषणा करी कि जिस दिन पर इनका जन्मदिन था उस दिन पे हम नॉन वायलेंस डे मनाया करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी व्यक्ति का नाम बहुत अधिक है तो वह है महात्मा गांधी। और जितना इनका नाम है, 1942 तक के सही मायने में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लीडर थे, 1919 से लेकर 1942 तक। 1942 में इन्होंने पंडित नेहरू के अंदर वो खूबियां देखी जिन खूबियों को शायद आज की जनता नहीं देख पाती। और 1942 तक आते थे इन्होंने ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद जो मेरा उत्तराधिकारी होगा राजनीति में वो पंडित नेहरू होगा। माना कि ये इनके बेटे नहीं थे, परंतु अपने बेटे से अधिक अगर प्रेम करते थे तो पंडित नेहरू से करते थे। पंडित नेहरू की शख्सियत ऐसी थी। आपको पता है 14 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं सर? बाल दिवस। बाल दिवस इन्हीं का। अब आप सोचें, ये चाचा नेहरू बने, समझ रहे हैं? मतलब एक रिश्ता जोड़ा भारतीय जनता के साथ अपने। तो ये पिता की साज्ञा, ये चाचा की साज्ञा, मतलब ये देश के पिता और देश के चाचा है। तो मतलब ये रिश्ता अगर आप समझेंगे तो काफी ज्यादा क्लोज रिलेशन है इनके बीच में। और बाकी तो इनके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं, ये शख्सियत है एक बहुत बड़ी अपने आप में ही। सर अब मैं इस तस्वीर की ओर जा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं एक चीज याद आ रही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री, जैसा कि कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते, बन जाते तो अच्छा होता, पीओके अपना होता, अक्सर चिन्ह होता, उस बात पे चलेंगे अपन। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने वाले थे, गांधी जी से कुछ बात उनकी हुई, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया प्रधानमंत्री पद पे फॉर्म बनने से, जो आज हम फॉर्म होते हैं उस फॉर्म बनने से वापस ले लिया। तो ऐसी इन दोनों के बीच बात कर गांधी जी ने ऐसा क्या कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना नामांकन वापस ले लिया और नेहरू जी ने वो नामांकन। ये सर प्रश्न आना ही था, क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये बात बनी है कि अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद देश का इतिहास कुछ और होता। और जाहिर सी बात है इतिहास बदलता, क्योंकि प्रधानमंत्री बदलता तो नीतियां बदलती तो इतिहास बदलता। जी सर। परंतु जिस व्यक्ति के ने ऐसा कहा पटेल से, अगर उस व्यक्ति के आप विजन को देखें, महात्मा गांधी को यह नहीं पता था इनकी मौत कब होगी, परंतु महात्मा गांधी इस बात से पूरी तरीके से अवगत थे कि पटेल बहुत बूढ़े हैं। और अगर नया देश 47 में बना है, भारत एक नया देश बना है, नए देश की बागडोर संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो देश को लंबे समय तक चला सके। अब अगर 48 या 50 तक आते आते पटेल की मृत्यु हो गई तो इसका मतलब 47 से मात्र 3 वर्षों के बाद ही पटेल मतलब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती। और लोग ऐसा कहते क्यों हैं? पहले आम चुनाव हुए कब? 1951 में। पटेल की मृत्यु 50 में हुई। अब अगर पटेल 50 में मृत्यु प्राप्त कर ली पटेल ने, तो 51 में राजनीतिक लोकतंत्र के हिसाब से पंडित नेहरू को सिलेक्ट किया गया प्रधानमंत्री के लिए। माना कि इंटरिम सरकार के अंदर अधिकतर नामांकन जो थे लोगों के वो पटेल के साथ थे, वहां पटेल ने अपना नाम वापस लिया, क्योंकि महात्मा गांधी 2 धारणाओं पर काम करते थे। पहला, नेहरू पसंदीदा थे, इसमें कोई राय नहीं है। दूसरी चीज, उनको पता था कि पटेल उम्रदराज हो चुके हैं। अगर आप मान के चलें कि पाकिस्तान के विकसित होने का ना कारण सबसे बड़ा क्या है कि जो मोहम्मद जिन्ना थे ये 48 से आके मर गए। जब जिन्ना साहब की मृत्यु हुई, अब देश का अगला कायदे आजम कौन बनेगा? जब वहां पे राजनीतिक अस्थिरता फैली तो सारा शासन आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। और आपको उसके बाद का हाल पता ही है, आज तक का हाल बेकार पड़ा है। यही आप सोचें कि अगर 1947 में अगर पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया जाता, पटेल की 50 में मृत्यु हो जाती, अब अगला प्रधानमंत्री कौन बने? देश को समझाने के लिए महात्मा गांधी भी जीवित नहीं है। अब पुराने लीडर्स में से सिर्फ 2 नेताओं के नाम है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर अब्दुल कलाम आजाद, कुछ ऐसे ही नाम है देश के अंदर। अब आप मान के चलिए कि उस अवस्था में अगर अम्बेडकर कहते कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, आजाद कहते मुझे प्रधानमंत्री बनना है, पंडित नेहरू कहते मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो राजनीतिक टूट जाती। और राजनीतिक जैसे अस्थिरता होती, करियप्पा बैठे हुए थे, मानिक शॉ बैठे हुए थे, कभी भी उठा के वो गद्दी को एक तरीके से आर्मी रूल ला सकते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये महात्मा गांधी का एक बड़प्पन या विजन समझे, इस देश को समझते हुए कि आने वाला देश कैसा होगा, उसमें बागडोर संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो देश को ले चले 15-20 साल तक खींच सके देश को। तो पटेल में ये पोटेंशियल नहीं था, ये पोटेंशियल केवल नेहरू में था। इसलिए उन्होंने नेहरू को अपना समर्थन दिया कि भाई मेरे बाद नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए देश का। इसीलिए अगर ये पटेल वाली मत किसी के मन में रहती है, पटेल का अपना अलग योगदान है देश को जोड़ने में,
परंतु हम दोनों के योगदान को मिक्स नहीं कर सकते। तो ये सर उस प्रश्न का सही आंसर है। सर आपका आंसर हमने सुना, हमारी ऑडियंस सुना, एक प्रश्न और उठता है। आपका जो आंसर है हम स्वीकार करते हैं, एक प्रश्न और उठता है। आपको एक मैं मैप दिखा दूं थोड़ा सा, एक बार बस। ये मैप आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है पीओके अक्साई चीन। सर इस बात से आप बिल्कुल मुकर नहीं सकते कि दोनों जो हुए हैं अलग हिस्से, दोनों नेहरू जी के कार्यकाल में हुए हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि यदि वल्लभ भाई पटेल पीएम बनते तो ये तो कभी नहीं होता, तो ये तो 48 में हुआ है, तब तो वल्लभ पटेल जिंदे थे, वल्लभ भाई पटेल। लेकिन चलो ये तो बाद में हुआ, ये 48 में हुआ। तो यदि नेहरू जी पीएम बनते, सॉरी नेहरू जी नहीं, वल्लभ भाई पटेल पीएम बनते, नेहरू जी नहीं बनते, तो ऐसा नहीं होता। तो यानी इसमें आप क्या कह रहे हो, नेहरू जी की क्या फॉल्ट था, क्या राजनीतिक उनको समझ नहीं थी इतनी कि वो ऐसा नहीं कर पाए कि पूरे पीओके वो अपना ही होता या चीन भी अपना ही होता? ऐसे उनके कहाँ उनका फॉल्ट आ गया कि ये सब चीजें प्रॉपर नहीं हो पाई? देखो सर, गलतियां सबसे होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पंडित नेहरू से नहीं हुई, गलतियां हुई हैं, लेकिन जरा आप जब ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत से निकला, उसके पीछे की अवस्था समझिए। देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है जब देश का विलय हो रहा था, कई सारे रजवाड़े भारत में विलय कर रहे थे। तो उस समय कश्मीर का जो राजा थे हरि सिंह, ये भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। हरि सिंह का ये मानना था कि ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे, ना ही हिंदुस्तान में, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन ये जो आपका कश्मीर था, ये कश्मीर अधिकांश मुस्लिम प्रांत राज्य था जी, जहां के राजा हिंदू थे। और पाकिस्तान का निर्माण ही हुआ था इस्लाम या फिर धर्म के बिहाफ पे। तो पाकिस्तान की सरकार ने मौका पाते ही श्रीनगर पे आक्रमण कर दिया 48 में। जब श्रीनगर पे आक्रमण किया तो इतने विकसित नहीं थे कि हम पे संचार तुरंत पहुंच जाए। तो हरि सिंह ने गुहार लगाई दिल्ली से कि आए और हमारी हिफाजत करें, क्योंकि हरि सिंह के पास सेना है, लेकिन पाकिस्तान से ट्रेन सेना से लड़ने की उनके पास कौशल नहीं था। रिक्वेस्ट करी किससे कि आके हमारी हिफाजत करें। उस समय पटेल भी थे, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम पटेल का था। तो पटेल ने अपने असिस्टेंट वीपी मेनन इनको भेजा कि आप हरि सिंह से मिलने जाएं। जब हरि सिंह से मिलने गए तो पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर एक विलय पत्र तैयार किया था कि किसी भी प्रांत के डिफेंस को, कम्युनिकेशन को और विदेश संबंध को भारत सरकार देखेगी। बाकी एक और पेपर तैयार किया था, उस पर अगर कोई हस्ताक्षर करता तो अपना पूरा राज्य भारत में सम्मिलित कर देता। हरि सिंह के पास जब पहुंचा विलय पत्र, तो हरि सिंह ने केवल पहले पत्र पे साइन किया, दूसरे पे साइन नहीं किया। हरि सिंह ने कहा कि दूसरे पत्र पे साइन नहीं करूंगा, लेकिन अगर भारतीय संसद किसी कानून को पास करेगा, जब तक वो कश्मीर के पार्लियामेंट से पास नहीं, संसद से पास नहीं होगा, तब तक वो कश्मीर में लागू नहीं होगा। लेकिन हरि सिंह ने कहा कि मेरे सैन्य पे, मेरे संचार पे और मेरे विदेश संबंध पे कानून बनाने का पूरा अधिकार भारतीय सरकार को दिया जाएगा। अब पटेल के सामने सिचुएशन थी कि इस बात को नेहरू को दे। तो वीपी मेनन शाम को ही जहाज से लौट के आते हैं पटेल के पास। अब पटेल और नेहरू डिस्कस करते हैं कि या तो इंतजार किया जाए कि हरि सिंह दूसरे वाले पे भी साइन करे, और उस समय पाकिस्तान की सेना श्रीनगर में पहुंचने वाली थी। अगर कुछ दिन और इंतजार करते, एक दिन, तो पाकिस्तान की सेना श्रीनगर कब्जा लेती। और श्रीनगर इकलौता हवाई अड्डा था, और जैसे श्रीनगर हाथ से निकलता तो आज पीओके की बात कर रहे हैं सर आप, कश्मीर, तो पूरा कश्मीर उनका हो जाता। फिर नेहरू ने कहा कि जो भी है हम इनको आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस देते हैं और फटाफट इनके डिफेंस को संभालते हैं। इमीडिएट फैसला लिया गया, मानिक की सेना भेजी गई वहां पे और उसके बाद लड़ाई की गई। मानिक करियप्पा की सेना ने क्या किया कि पीओके जितना जो हिस्सा था वो हमने जीत लिया। ऐसा नहीं कि जीता नहीं था, हमने जीत लिया था, हमने जीत लिया था। अब यहां हुई पंडित नेहरू से गलती। भारतीय प्रांत था, अधिकांश मुस्लिम क्षेत्र था, कोई बात नहीं, अगर सीमाएं हमारी थी तो ये मुद्दा भारतीय था। परंतु पंडित नेहरू ने 48 में इस मुद्दे को यूएन में पहुंचा दिया। अब इसमें पंडित नेहरू गलती नहीं है, भारत की बुनियाद रखी गई थी अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते के बिहार पे। ये भारत की विदेश नीति शुरू से ही, सर जो बच्चे विदेश नीति नहीं पढ़ते उनको बोले पढ़े, भारत की शुरुआत से ही पॉलिसी है इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आर्टिकल 51 इसीलिए ऐड किया गया था संविधान के अंदर। अब अंतरराष्ट्रीय पीस सुरक्षा के चलते हुए पंडित नेहरू ने इस बात को अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे ले गए। यहां पंडित नेहरू का एजेंडा समझे सर, पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान दुश्मन बने हमारा। अगर इस मुद्दे को हम युद्ध से जीतते तो पाकिस्तान दुश्मन बन जाता परमानेंट। नेहरू चाहते थे कि ये दुश्मनी ना हो,
कि हम दोस्त बन के रहे, तो ये मुद्दा हम दोनों के बीच में ना सॉल्व को मीडिएशन के लिए अंतर संगठन में चला जाए। इंटरनेशनल में गया और यूएनओ ने अपने कहा कि आप चुनाव करा लें, पीओके में आप चुनाव करा लें। अगर पीओके की जनता पाकिस्तान को चुनेगी तो पीओके का प्रांत पाकिस्तान का जाएगा, अगर पीओके की जनता हिंदुस्तान चुनेगी तो पीओके का प्रांत हिंदुस्तान में आएगा। समस्या ये है, दोनों देशों की सरकारों ने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं कराया। अब चुनाव ना होने की वजह से ये क्षेत्र ऑक्यूपाइड है, कब्जा है। लेकिन अगर आप देखें, आज हम डिस्कस करें 9 तारीख को, आज सुबह ही, आज इस समय जो हमारे होम मिनिस्टर वो है डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बहुत बड़ी घोषणा आ गई है कि हम पूरा प्लान बना चुके हैं पीओके को भारत का हिस्सा बनाने के लिए। इससे 2 महीने पहले अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया था कि पीओके में हमारी इलेक्शन सीटें हैं, अगला जो चुनाव होगा उसके अंदर वहां भी सीटें हमारी होंगी। उसी हिसाब से बनाया गया है, हाँ, पीओके को लेकर के। बिल्कुल। और उसके बाद अभी आप रिसेंट देखें कि एक हफ्ते पहले अगस्त में मतलब 5 नए जिले दिए गए हैं लद्दाख को। तो आप समझें कि अब जो सरकार ने किया था 48 में नेहरू सरकार ने, वो सरकार आज वाली जो है एनडीए गवर्नमेंट बदल रही है, परंतु यह नेहरू गलती नहीं है। उस अवस्था के अंदर इससे बड़ा अच्छा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो बंटवारा धर्म के बेसिस पे हुआ है वो बंटवारा अब 2 दुश्मन देशों के बीच बढ़ जाए, परंतु हालात ऐसे बने कि दुश्मनी हुई। और अगर आप सर माने तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मुद्दा अगर दुश्मनी का कोई है आज तो कश्मीर है। अब सोचें, जो नेहरू नहीं चाहते थे वो हुआ। सर मतलब यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सांप को हमने दूध पिलाया उसी ने काट लिया। बिल्कुल सर, 55 में हम समझौता करते हैं, पंचशील समझौता चाइना को लेकर के, हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू जी पीओके दे देते हैं कि चुनाव करवाएंगे, अच्छा भला समझ करके कि पाकिस्तान से दुश्मनी ना हो। कहते हैं चाइना 62 में कर देता है, इंडिया को हराता है, इंडिया बैकफुट पे आता है। इसमें भी नेहरू विजन क्या आते हैं उसमें डिस्कस आपसे करेंगे हम। दूसरी बात, पाकिस्तान आज तक कोई पीस, उधर से पीस मूवमेंट हुआ ही नहीं है। हर पीस मूवमेंट इधर से होता है, वहां से अटैक होता है। आप 65 देख लीजिए, 71, 84 सियाचिन, 99 कारगिल, हर बार आप 2008 में संसद तक हमारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। 92 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ताज होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो अब तक हम बॉम्ब ब्लास्ट, अब तक पाकिस्तान अटैक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस सांप को हमने दूध पिला के बड़ा किया वही सांप हमें डस रहा है, चाइना और पाकिस्तान। ऐसा कह सकते हैं। देखिए सर, इसके लिए तो बिल्कुल वाजिब ये बात सत्य है, क्योंकि हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया, नेहरू जी ने भी बढ़ाया, परंतु मैंने कहा सर, अगर वहां के कायदे आजम जिन्ना जिंदा होते तो शायद अवस्थाएं कुछ और होती। 48 में जिन्ना की मृत्यु हुई, और जिन्ना की मृत्यु होने का मतलब अब कोई कायदे आजम रहा ही नहीं। सारा जो साम्राज्य था वो सेना के पास चला गया, और सेना ने वही फैसला लिया जो सेना को सही लगता था। वही पंडित नेहरू जब पटेल बनते, 50 में पटेल की मृत्यु होती तो सारा सेना डिसीजन लेती। तो यहां तो गलती हुई क्योंकि कोई बड़ा राजनेता नहीं था। इस वाली अवस्था में हिंदी चीनी भाई भाई वाले पे मैं जिक्र करूंगा पंडित नेहरू का। देखो, पंडित नेहरू का सर वही विचारधारा है कि अपने पड़ोसी अपने दोस्त, दुश्मनी से कोई फायदा नहीं है। अब अगर आप देखें, हम हमेशा पंडित नेहरू को ब्लेम करते हैं। इस वाली अवस्था में मैं पहला ब्लेम डालूंगा अंग्रेजों को, और दूसरा ब्लेम डालूंगा चाइना की सरकार को, क्योंकि अंग्रेजों ने इंडिया और चीन का कभी सीमा बनाया ही नहीं। प्राकृतिक हिमालय की सीमा बना दी है और लाइनें खींच दी पत्थर की, मैकमोहन रेखा जो कहते हैं वो भारत चीन की, और अरुणाचल प्रदेश में, और युद्ध भी वही हुआ था मैकमोहन को लेके। सबसे खतरनाक चीज हुई कि सीमा ही नहीं थी, और जब तक आप और मैं दोस्त थे, हिंदी चीनी भाई भाई, तब तक सबको ठीक था। आप इस लाइन के उधर खड़े, हम इधर खड़े, हम तो दोस्त हैं। परंतु समस्याएं कब हुई? चीन की सरकार बदली, माओ जेडोंग की सरकार आई। जब चीन की सरकार बदली तो चीन की सरकार की नीति के चलते हुए, अगर आप क्विंग डायनेस्टी पढ़ेंगे, जो बच्चे नहीं जानते, अगर आप क्विंग डायनेस्टी को देखेंगे तो आज का सही मायने में लद्दाख का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, तिब्बत पूरा, ये क्विंग डायनेस्टी के अंदर था। तो इतिहास तो बहुत बड़ा होता है, हम इतिहास के लिहाज पे आज नहीं लिख सकते, लेकिन चीन की जो नई सरकार बनी वो इतिहास को दोहराना चाहती थी। तो चीन की सरकार का एक सिद्धांत बना, 5 फिंगर्स और पाम थ्योरी। पाम मानते थे चीन को और तिब्बत को, और फिंगर्स में लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्र हमारे हैं। तो इसी पाम फिंगर थ्योरी को मानते हुए चीन ने आधिपत्य किया तिब्बत पे, और तिब्बत अधिकांश बुद्धिस्ट देश था, सांस्कृतिक तौर से हिंदी इंडिया और चीन के मध्य बीच था। तो वहां के जो दलाई लामा थे, सबसे बड़े वहां के व्यक्ति, धर्मगुरु दलाई लामा को जब पता लगा कि भाई बुद्धिस्ट शांत प्रिय लोग होते हैं, उन पर आक्रमण हुए तो चीन जा नहीं सकते थे, तो उन्हें मजबूरी में भाग के हिंदुस्तान की शरण मांगनी पड़ी। इंडिया फ्रेंडली है। पंडित नेहरू ने दोस्त व्यवहार की नीति से उनको स्वीकार किया,
कि आए हमारे देश में रहे। सर ये पंडित नेहरू का उदारीकरण है, वो हमारे प्रेम देश का- स्वभाव है। जैसे हम बात करते हैं राजपूताना की, अपने कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से हटेंगे नहीं। पंडित नेहरू का भी अपना सिद्धांत था उदारीकरण का, प्रेम स्वभाव का, मित्रता का हाथ बढ़ाने का। उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ा के तिब्बत को भारत का हिस्सा, मतलब तिब्बत के नेताओं को भारत का हिस्सा बनाया। अब ये दुश्मनी लगी चीन को। चीन को ये लगा कि जो पंडित नेहरू है ये तिब्बत के दलाई लामा के साथ मिलके चीन को तिब्बत से खदेड़ने का प्लान बना रहे। पहली चीज ये, संचार व्यवस्था कम हुई। इस चक्कर में लेके जो पंचशील सिद्धांत बनाया था पंडित नेहरू ने, हिंदी चीनी भाई भाई और 5 तर्कों पे काम करेंगे, उसको लेके बातें पीछे हटी। और उसके बाद 1962 के अंदर अचानक युद्ध के परिणाम तैयार हुए और विवाद वही मैकमोहन लाइन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा तिब्बत कब्जाना चाहता था। और 1962 का युद्ध हुआ। आप माने सर 1962 का युद्ध हुआ, 62 के युद्ध के बाद 63 64 में पंडित नेहरू की मृत्यु हुई। आप मान के चलिए उस व्यक्ति की मृत्यु सदमे से हुई। हाँ सर, ऐसा कहा था सदमे से, चाइना ने जो धोखा दिया। लोगों को लगता है कैंसर से हुई, लोग अलग अलग बनाते हैं कि उनको एड्स हो गए, ये हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई वो काम करते करते अपने ऑफिस में बेहोश पड़ गए, क्योंकि उनको सबसे बड़ी टेंशन इस बात की थी कि चीन के साथ हमने जो गया वो, और पहला 62 के युद्ध में भारतीय सेना हारी, और जब भारतीय सेना हारी मनोबल डाउन तो हुआ। भारतीय सेनाओं का मनोबल टूटा। और अब आप सोचें कि 47 से लेके 62 तक बागडोर एक व्यक्ति ने संभाली, सेना का मनोबल टूट चुका है। अब अगर कोई युद्ध और भी होता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है। पहली चीज ये सर, मनोबल टूटा। हम एक बात पंडित नेहरू की भूल जाते हैं, हम जब भी आंतरिक लेवल पे बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ चर्चाएं करूंगा सर मैं आपसे। ये 5 बड़ी पर्सनैलिटीज है उस समय दुनिया की। हाँ। मतलब अगर बात करें तो ये फिलीपींस के, घाना के, इजिप्ट के, अलग अलग समझौता शायद इन्हीं के बीच, नैम नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष सिद्धांत, हाँ। अब बात मान चलिए कि 1961 में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था। एक तरफ अमेरिका हो चुका था, एक तरफ यूएसएसआर हो चुका था। पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी। जब पूरी दुनिया 2 खेमों विकल्पों में फंसी हुई थी, दुनिया को तीसरा विकल्प पंडित नेहरू ने दिया, गुट निरपेक्ष, कि गुट निरपेक्ष रहे। हाँ। आप मान चलिए 1961 में यह व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इतने काम कर रहा है। आप माने कि हम इग्नोर कर देते हैं इन व्यक्ति को। अगर आप देखें व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी। बहुत बड़ा नाम है जॉन एफ कैनेडी का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जॉन एफ कैनेडी के साथ बैठ के क्या ही डिस्कशन कर रहे होंगे आप सोच। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, ये वो दिमाग है सर जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर बना, जर्मनी से भाग के गया था अमेरिका ताकि न्यूक्लियर बना सके, आइडियाज दे सके। उस व्यक्ति के साथ इनकी मिल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पहुंची हुई चीज थी पंडित नेहरू। जब दुनिया के सामने कोई विकल्प में दुनिया को तीसरा विकल्प दिया इन्होंने 61 में ये सबको शांति प्रिय लेके आने चाह रहे। 62 में युद्ध हुआ और 63 सदमा लगा इनको, मनोबल टूट चुका है सेना का, और दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और इन्हें संभाल नहीं पा रहा उसको। 64 में इनकी कार्यकाल, मतलब इनके खुद की ड्यूटी करते हुए मतलब इनकी मृत्यु। जो इंसान अपनी नाकामी के सदमे से मर जाए, उसके बारे में आप इतिहास में ऐसी किताबातें लिखते हैं कि ये ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे। सर सदमे से वो मरता है जिसे अपने लिए फैसलों का अफसोस होता है, और अफसोस उनको होता है जिनको लगता है कि हाँ मुझसे गलतियां हो चुकी हैं, फैसले अच्छे के लिए किए थे लेकिन अच्छा हो नहीं पाया। तो सर ये अपनी गलती को मानने को तैयार व्यक्ति वैसी पर्सनैलिटीज में से एक है। सर मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कहा था ये बहुत बेहतरीन दोस्त थे, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे दोस्त थे। इतिहास ये कहता है कि कहीं ना कहीं नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में मृत्यु, बाकी हमें एविडेंस नहीं मिले हैं उसके, लेकिन ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के पीछे रीजन था नेहरू। अच्छा, क्योंकि ये माना जाता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आप देखते हैं कहीं भी कोई, आप देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन, वहां भी दोस्ती का इनको देखने को मिलता है, दोस्ती अच्छी थी। आप देखें लाहौर अधिवेशन में दोस्ती देखने को मिलती है, कलकत्ता में अच्छा इनका स्वागत होता है, दोस्ती देखने को मिलती है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई प्लेन क्रैश में, वहां पर कहीं उसके लिए भारत की सरकार थी वो जिम्मेदार थी, नेहरू जिम्मेदार थे, गांधी जिम्मेदार थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी कहा जाता है सर कि जब यहाँ से वो आजाद हिंद फौज के लिए बनाने लिए गए, तो वहां से रेडियो जैसा आपने बताया कि मैंने सबको मना लिया, केवल मैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं मना पाया। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि महात्मा गांधी ने को ये लगा कि शायद इन्होंने मेरी इंसल्ट की है या मेरे को देश के सामने थोड़ा छोटा दिखाने की कोशिश की है। ऐसी भ्रांतियां कही जाती है।
तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु मुझे रीजन दिया जाता है कि गांधी जिम्मेदार थे, नेहरू जिम्मेदार थे, ताकि देश को एक बड़ा नेता नहीं मिल सके नेहरू के अलावा कोई और। सर एक चीज ध्यान से सुनिए, आपने कहा मित्र हैं, बिल्कुल दोनों ही सोशलिस्ट हैं, समाजवादी नेता हैं। मित्रता की मिसालें इतिहास में बहुत सी हैं इनकी। अब आप मान चलिए, आप बात किसकी कर रहे हैं सर? सुभाष चंद्र बोस की। और आप माने कि जब उस व्यक्ति को गृह में बंदी बना लिया गया था, वो व्यक्ति अपना भेष बदल के अफगानिस्तान पहुंचा, अफगानिस्तान से वो रशिया पहुंचा, रूस से पोलैंड क्रॉस करते वो जर्मनी पहुंचा हिटलर से, फिर हिटलर की सबमरीन से वो तैरते हुए जापान पहुंचा, जापान के प्रधानमंत्री से मिलके आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं कप्तान मोहन सिंह के और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलके। सर आप मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्लेन हाथ से मारा जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल मान सकते। पहली चीज तो अगर हम इतिहास दो तरह से गवाह सर, इनकी अगर आपने कहा कि इतिहास साक्ष्य नहीं है, और जब भी कोई साक्ष्य नहीं होता, जहां पे होता है थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि ये चीज गलत है, तो वहां पे लोग कहानी बनाते हैं। और यही आपकी बातों में ये चीज साफ झलकती है प्रश्न में कि ये कहानियां हैं, ये कहानियां हैं। आप मानिए कि जापान जिसने अमेरिका पे आक्रमण कर दिया, जापान जो जर्मनी के बाद सबसे खतरनाक दूसरे विश्व युद्ध में, जापान के प्रधानमंत्री को सुभाष बोस ने प्रेरित किया कि अंडमान निकोबार स्वराज और शहीद द्वीप बना के उनको दे दिए जाए, उसने दे भी दिया और अपनी पूरी सेना दी कि जाएं अपनी सेना के साथ और हिंद आजाद कराएं। तो सर आप मान लीजिए वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है सुभाष बोस, और सुभाष बोस की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो ना तो उनकी डेड बॉडी मिली, कोई प्रूफ नहीं मिला, और ना ही इस बात का प्रूफ है कि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का उसमें कोई हाथ है। तो जब कोई साक्ष्य है ही नहीं, तो इस प्रश्न पर टिप्पणी करना मतलब इस कहानी को या सुनी गई कहानी को और ज्यादा खींचना। हमारी ऑडियंस सुनेगी, हमारी ऑडियंस रहेगी कि कुछ ना कुछ सच है, वो तर्क बनाएंगे। तो तर्क से अच्छा आप एक वितर्क करें जब कोई साक्ष्य है ही नहीं उस बात के। सर अगर इतना बड़ा घटना हुई होती तो कोई ना कोई साक्ष्य निकलता, जब कोई साक्षी नहीं इस बात के तो तर्क करना ही बेकार है। तो मुझे इससे एक चीज याद आती है, मैं 2 मिनट लूंगा कि एक पार्टी की स्थापना हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक सर वो पार्टी आज भी, मैंने जितना सुना, जितना पढ़ा है मैंने, कि आज भी कलकत्ता में चुनाव लड़ती है, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है पार्टी। उसकी 1-2 सीटें भी नहीं आती, मुश्किल से 1 सीट भी नहीं जीत पाती अब तो वो। लेकिन क्यों? बस हमें जानना है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, हमें बातें करनी है। हमें ये तक नहीं पता कि उनकी पार्टी आज भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है और जीत नहीं पाती। हमें सुभाष चंद्र बोस जानना नहीं है, हमें केवल उनके बारे में बातें बनानी है कि नेहरू गलत थे, पटेल होता तो ये होता, गांधी जी ने ऐसा क्यों कर दिया, गांधी जी की मृत्यु अच्छी हो गई, गोडसे ने क्यों मार दिया, ये मार दिया। कई पहलू होते हैं, जैसे कि कुछ बातें ये की गई, जैसे आपने आइंस्टीन ये फोटो के बारे में, ये आपने बताया कि कैनेडी है, ये आपने बताया सर ये फोटो में आपसे डिस्कस करना। इसके पीछे आप सोशल मीडिया पर जाइए सर, आप शायद यूज नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने जितना देखा है, फेसबुक पर आप जाइए, इंस्टा पे आप जाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो छात्र हैं, व्हाट्सएप कैसे, फेसबुक यूनिवर्सिटी के छात्र कह सकते हैं, इंस्टा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो हर दूसरे दिन इस पिक को डाल देते हैं कि ये पिक देखो, ये हमारा नेहरू है और ये देश को क्या आ जाएगा, इन्होंने पाकिस्तान दे दिया, पीओके दे दिया, इन्होंने अक्सर चीन दे दिया, और यहाँ किसी विदेशी महिला के साथ ये गले मिल रहे हैं या किसी को चक्कर चल रहा है। सर इस फोटो के बारे में क्या सच्चाई है, वो आज मैं आपसे अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं इस फोटो में क्या सच्चाई है। देखिए सर, ये एक ही शब्द कहेंगे, ये केवल भाई बहन का प्यार। अच्छा, ये दोनों भाई बहन है? ये भाई बहन है, ये पंडित नेहरू है, ये उनकी बहन है विजयलक्ष्मी पंडित। क्या ये वही है जो यूएन में गई थी? यस, ये वही है जिन्होंने भारत को, पहली भारतीय यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो थी विजयलक्ष्मी पंडित, यही है। अब आप मान चलिए कि विजयलक्ष्मी पंडित खुले विचारों की महिला है। पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री, और यहाँ से नहीं सर, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ व्यक्ति है। तो इनका पूरा जो बचपन है वो वेस्टर्न कल्चर में हुआ है, और उसी वेस्टर्न कल्चर, अगर सर ये वेस्टर्न कल्चर है कि बहन अपने भाई को किस कर रही गाल पे, तो बड़ी बात नहीं है। गले मिलना तो भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है। बिल्कुल सर। अब अगर गले मिलना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, तो अगर कोई भाई अपने बहन से गले मिल रहा है और उसका चित्रण खींच लिया आपने, पिक्चर निकाल ली, उस पिक्चर को किस कॉन्टेक्स्ट में निकाला गया था आप नहीं समझ रहे, लेकिन उस पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट के पीछे आप बकैती कर रहे, नीचे आते हुए कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये देखिए ये कैसे अय्याश किस्म के नेता, अय्याश किस्म के बड़े शब्द। अब आप सोचे सर, वो जिस ओहदे पे हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री हैं,
और जिस ओहदे पे है और जिस ओहदे पे उनकी बहन है, ये बहुत ऊंची पद है, तो ये आम भाषा में भाई बहन का चित्रण है। लेकिन वही है कि अगर सर आपने देखी होगी इश्क मूवी, अगर इस मूवी सीन देखा होगा कि अजय देवगन और काजोल वाला वो बचाता है हाँ उसको, बचाता है, हाँ, तो जब वो बचाता है तो उसको शारीरिक संबंध के तौर पे उसका पिता दर्शाता है पूरे पिक्चर में, रिप्रेजेंट कर देता है। बाद में सेम उसका सीन उसका दोस्त करता है कि जब वो उसको बचाता है डरी हुई सहमी महिला को, तो उसको लगता है कि भाई इनके भी चक्कर चल रहा है। तो वही चित्रण कर दिया गया है। सच्चाई किसी को नहीं जानती, हमारी ऑडियंस सच्चाई नहीं जानती, ना कोई बच्चा जो इतिहास पढ़ता है, ये सिर्फ बात बनाने होती है। चार लोग खड़े हो जाएंगे, बैठेंगे, नेहरू ऐसा था, नेहरू वैसा था, नेहरू ने ये किया, और एविडेंस तो पिक्चर दिखा देंगे, देख ये देख कैसे कोई मिलता है। बात समझे सर, ये एक आम चित्रण है। एक समझे, प्रधानमंत्री तो है लेकिन अपना एक व्यक्तिगत स्वभाव भी तो होता है इंसान का। भाई प्रधानमंत्री के सारे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद से हटके वो एक आम व्यक्ति की जिंदगी तो जी सकता है। जैसे अभी यहाँ पे चित्रण है ये वाला, सिगार पी रहे ये भी देखता हूँ सर मैं। अब आप सोशल मीडिया जब लोग उसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि पंडित नेहरू सिगार पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कैंसर से इनकी मौत हो गई, ये हो गया। प्रधानमंत्री भाई मानव भी तो है साथ में, मानव होने के कुछ तो उसके साथ एब्स होंगे, और सिगार पीना कौन सा ऐब है, बड़े बड़े लोग पीते हैं। प्रधानमंत्री, इस व्यक्ति के कपड़े, कहते हैं अपने जमाने में इस व्यक्ति के पिता ने इतना कुछ किया था कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी के हर गेट पे एक गाड़ी खड़ी होती थी प्रधानमंत्री नेहरू के लिए, पता नहीं किस गेट से निकल के आ जाए। बाहर से कपड़े नहीं पहनते थे, लंदन से कपड़े इनके आते थे, उस वेस्ट एशियन कल्चर में थे ये। लेकिन ये विचारधारा इनकी तोड़ी, और जिस व्यक्ति ने इनकी विचारधारा तोड़ी वो व्यक्ति और कोई नहीं है, वो साक्षात महात्मा गांधी है। यहां इनकी वेशभूषा देख लीजिए, खादी में, और यहां इनकी वेशभूषा देख लीजिए। बात समझे सर, ये जो चित्रण है ये महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी को प्रमोट किया देश के अंदर, तब इनकी विचारधारा बदली, क्योंकि बहुत यंग थे महात्मा गांधी के पर्सपेक्टिव में ये, और उस समय वही सुभाष बोस और जवानी वाला खून लंदन में पढ़ रहे थे, लाइफ कल्चर अच्छा था। तो जब ये भारतीय राजनीति में उतरे तब इनकी विचारधारा बदली गई, और इंसान सीखता है। तो इन चित्रणों को देख के कोई अपने मन से कहानी ना बना ले। जैसे विवेकानंद का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है कि आपको समस्या वास्तविक परेशानी से नहीं है, आपको समस्या उस परेशानी से उठने वाली कहानियों से है। तो उसी माध्यम से कि आपको इस चित्रण से कोई दिक्कत नहीं है, इस कहानियां उठ रही है, इन कहानियों से है। और उस कहानी के तर्क को आप जानते नहीं। किसी ने कहा जंगल में एक शेर है, आपने उसको तर्क मान के अंधेरे में निकले, पेड़ से आवाज आई, आपकी हार्ट अटैक से मौत हो। अगर आपने तर्क जाना होता कि वो जो शेर बोला उसने, वो शेर नकली था, तो शायद आप जीवित होते। पंडित नेहरू अपनी बहन से मिल रहे, किसी ने बता दिया होता तो ये कैरेक्टरलेस आदमी नहीं बन पाते, बट किसी ने बताया नहीं तो आपको लगता है कि ये भाई अय्याश किस्म के व्यक्ति हैं। भाई बहन के रिश्ते को एक लव अफेयर में जोड़ दिया है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो ये करते हैं। सर मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा, थोड़ी सी हमारी बात सभी पे हो गई है, थोड़ी बात मैं करना चाहूंगा सर अब आपसे लास्ट में। पंडित नेहरू जैसे सभी प्रधानमंत्री अपना अपना रोल है सर, चाहे इंदिरा गांधी हो, शास्त्री जी हो, नेहरू जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, मोदी जी हो, वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह जी हो, सभी रोल अपना अपना। लेकिन आप नेहरू जी के वो 17 साल किस हिसाब से देखते हैं कि भारतीय राजनीति में, भारत के इतिहास में, भारत के नवनिर्माण में नेहरू जी के 17 साल का क्या योगदान? देखो सर, हमेशा जब कोई राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं वो किसी राजनेता के दिमाग की ही उपज होती है। अब आप इस सोचिए कि आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री किनको बनाया गया? शायद सर मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। और अब आप सोचिए उनको क्यों बनाया गया, तो आप बताइए। अब अगर इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझें तो हालांकि राजनेता है, तर्क ये कहते हैं कि पंडित नेहरू को इस बात की पूरा ज्ञान था, पंडित नेहरू को इस बात का पूरा ज्ञान था कि अगर मौलाना आजाद बनते हैं तो शायद मुगलों के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखी जाएंगी। और मुगलों के बारे में अच्छी बातें लिख के बच्चों को पढ़ाने का तर्क ये नहीं था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास को छुपाना था। जो लोगों के मन में भ्रांति बन चुकी थी कि हिंदू मुसलमान दुश्मन है, उस दुश्मनी को दोस्ती में बदलना उनका पहला एजेंडा, तर्क ये है। दूसरा एजेंडा अगर उनकी बात करूं, जब नवनिर्माण की बात करूं, देश गरीबी था, कुछ नहीं देश में सर, देश में शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, स्किल के नाम पे शून्य था अपना देश, आर्थिक विकास के नाम पे शून्य था, जीडीपी कुछ नहीं थी। उस बाल अवस्था में देश को 15 साल तक ले गए आगे पंडित नेहरू।
पहला चुनाव किसी कार्यकाल में हुआ? पंडित नेहरू के। आसान बात है, देश में किसी को नहीं पता चुनाव कैसे डालते हैं। एक घर में 4-4 लोग रहते हैं, चारों का अपना अपना अलग अलग जिलों से अलग अलग वोटर ID कार्ड बना है। जिन लोगों को चुनाव का C भी नहीं पता, इलेक्शन का E भी नहीं पता, उस देश में उन्होंने पहला चुनाव सफल कराया, लोगों को शिक्षित करके। बंटवारे के समय कई सारे रिफ्यूजी भारत में भाग के आए, उन रिफ्यूजीज को सेटल कराया भारत के अंदर। इन सब अवस्थाओं पे काम करें सर। देश के अंदर 1950 के अंदर कैसा देश का विकास किया जाए, प्लानिंग की शुरुआत करी उन्होंने कि देश के अंदर नियोजन करके हम देश का विकास करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना लेके आए, जिसके चलते हुए कृषि का विकास किया। भाखड़ानंगल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर डैम, 5 IITs बनवाई, UGC बनवाई ताकि आपकी शिक्षा अच्छी बने। भारत की पहली एटॉमिक एजेंसी सेटअप करी उन्होंने। अब मान चलिए सर, शुरुआती दौर में सब बहुत मुश्किल है, इंसान कर रहा है। अब मानिए 64 में नेहरू की मृत्यु हुई, 64 से लेके 90 तक सर, 90 क्या बोलूं, जब तक मनमोहन सिंह नहीं आए, भारतीय राजनीति कभी स्थिर रही नहीं। 64 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, शास्त्री की मृत्यु हुई, इंदिरा गांधी आई, अनस्टेबल रहा, आपातकाल लगा दिया, आपातकाल हटा, जनता सरकार आई, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, राजीव गांधी आए, राजीव गांधी की हत्या हो गई, नरसिम्हा राव आए, राजनीतिक अस्थिरताएं बनी रही। मनमोहन सिंह जब गद्दी संभालते हैं तब कहीं जाके राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है। आप सोचें कि उस व्यक्ति के 17 साल खत्म होने के बाद देश अगले 40 साल खड़ा नहीं हो पाया, और फिर बनकर बातें बनाते हैं लोग। पंडित नेहरू 10 साल अगर और जीवित रह जाते सर, देश के हालात कुछ और करके जाते। उनका योगदान बस इतना है कि 10 साल उन्होंने आपको खड़ा होना सिखाया। जहां से मम्मी ने अपना हाथ खींचा, एक बार गिर गए, 40 साल लगे खड़े होने में तुमको, और उन्होंने 1947-50 के बाद से देश को खड़ा करना शुरू कर दिया। देश खत्म हो चुका था एकदम, वहां से उन्होंने खड़ा किया देश। कुछ गलतियां हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनसे गलतियां हुई, उद्योग पर अधिक ध्यान दे दिया उन्होंने, पर सर शुरुआती चरण ऐसा है, हिंदू मुसलमान नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से, इस बीच में उनके बीच में यूनिटी फैलानी है। पाकिस्तान दुश्मन ना बन जाए इसलिए दोस्त बनाना है, चीन दुश्मन ना बन जाए दोस्त बनाना है, दोस्ती का सिद्धांत सा तो आगे बढ़े थे। तो यही आप बात समझिए, लास्ट लाइन जो यही सबसे इंपॉर्टेंट, कि उनकी मृत्यु के बाद 40 साल संभाल नहीं पाए अपने आप को, और आज बात करते हो कि उनके शुरुआती 17 साल शायद पटेल को दे देते तो इतिहास कुछ और होता। सर इतिहास कुछ और ही होता, इतिहास ही नहीं होता अगर नेहरू ना होते तो। हाँ, तो नेहरू के अपने ही योगदान है, मैं नहीं कह रहा कि अगर पटेल होते कुछ योगदान नहीं होता, शायद इतिहास कुछ और हो सकता था। अब जो नहीं है उस पर हम चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो है उसका आकलन करके हमें पता लगता है कि पंडित नेहरू की 17 साल, शुरुआती 17 साल सही व्यक्ति के समय में सही बागडोर दी गई थी, ये मेरा मानना है। तो चलिए भाई, आपने जाना आज नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी कार्यकाल के 17 साल के बारे में आपसे हमने बताया। गांधी जी ने क्यों नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, नेहरू जी क्यों खादी के कपड़े पहनने लग गए, क्यों उन्होंने अपनी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ दिया। आपने ये जाना कि नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया, डैम बनवाए, एम्स, IITs का निर्माण किया। आपने ये जाना पंचवर्षीय योजना लेकर आए, कृषि को बढ़ावा दिया, उद्योग को बढ़ावा दिया। फिर आपने जाना कि बोस और नेहरू आपस में अच्छे दोस्त थे, दुश्मन नहीं थे, कि उन्होंने किंवदंतियां फैली गई। फिर बताया सर ने कि ये नेहरू जी एक बार चले गए तो 40 साल राजनीतिक अस्थिरता आ गई, कहीं ना कहीं जाकर मनमोहन सरकार में जाकर के स्टेबल हुई। तो नेहरू जी का क्या योगदान था ये आपने अच्छी तरह से जाना, और नेहरू जी के और नेहरू जी की बहन के रिश्ते के बारे में बताया कि दोनों में रिश्ता था, जिसको आप अफवाहों में फैलाते हैं। तो ये चीज़ें ना करें। इन्हीं के लिए आपको सचेत करने के लिए, आपको थोड़ा सा इन भ्रांतियों से दूर रहने के लिए हम पॉडकास्ट लाते हैं किसी न किसी विषय पर। तो आज विषय था नेहरू जी, कल शास्त्री जी हो सकता है, सुभाष बोस हो सकता है, गांधी जी हो सकते हैं। सर एक बात कही जाती है, गांधी जी के बारे में बहुत बातें कही जाती है, मैं आपसे फिर किसी दिन समय लूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, भ्रांतियां गांधी जी के बारे में दूर करेंगे। गांधी जी के बारे में भ्रांतियां हैं, कई भ्रांतियां हैं। मनमोहन सिंह जी के बारे में हम दूर रहेंगे, मोदी जी के, एवं हम वर्तमान समय की भ्रांतियां दूर करेंगे। कई भ्रांतियां वर्तमान समय की हैं, उनको भी दूर करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज फिर आपसे मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका भी, आप आए। बिल्कुल सर।